नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और दोस्तों आप सभी मित्र स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर RTA एक्ट से संबंधित आपको तमाम वीडियो मिलेंगे और CRPC धारा 107, 16, 151 के तमाम दोस्तों वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो उसी कड़ी में दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 जो है दोस्तों उस नियमावली पर दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रहे हैं। पूरी नियमावली दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि साथियों आप सभी मित्र इस नियमावली के बारे में दोस्तों जान सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नियमावली के नियम 5 के बारे में, 5(1) के सूचना अभिप्राप्त करने हेतु फीस और लागत के बारे में। दोस्तों इसमें दोस्तों क्या बताया गया है तो इस बारे में आपको अब जो नियमावली में लिखा गया है साथियों, ये नियमावली है तो वही पढ़कर आपको मैं बता रहा हूँ। अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित लोक प्राधिकरण को संदेह समुचित प्राप्ति के बदले में नगद स्वरूप या डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा 10 रुपये का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा। दोस्तों जब आप कोई RTA लगाते हैं धारा 6 के तहत तो उसके साथ दोस्तों एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लगता है या फिर दोस्तों आप डिमांड ड्राफ्ट लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस नियमावली में 10 का नोट नगद भी लगाया जा सकता है, वो इसमें लिखा नहीं गया है, उस चीज़ का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि शुल्क जो है 10 रुपये है उत्तर प्रदेश में, कि जब हम कोई सूचना मांगते हैं तो उसमें हमें 10 रुपये का जो शुल्क है वो देना होता है। और साथियों इसकी जो नियम 5 है, नियम 5 का जो उपधारा 1 है तो इसकी उपधारा 2 इसको जरा पढ़ लेता हूँ। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकरण को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नगद स्वरूप या डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा। अब वो दोस्तों दरें क्या है वो भी जरा देख लीजिए। 1, सर्जित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृष्ठ A4 या A3 आकार के कागज में के लिए 2 रुपये। दोस्तों जो 3 A4 या A3 के आकार का जो दोस्तों कागज है तो उसके लिए दोस्तों 2 रुपये प्रति पेज है। अब 2, 72 आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य। दोस्तों अब 3, नमूनों या प्रति दर्शों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य और जहां सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहां इस प्रकार नियत किया गया मूल्य। दोस्तों अब दोस्तों 4, अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए 10 रुपये का शुल्क और तत्पश्चात प्रत्येक 15 मिनट या उसके आंशिक भाग के लिए 5 रुपये का शुल्क। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आप जो है सूचना के अधिकार के तहत जो है दोस्तों आप निरीक्षण करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक घंटे के लिए 10 रुपये का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा प्रति घंटे के हिसाब से। यदि दोस्तों 15 मिनट या उससे आंशिक भाग के लिए 5 रुपये का शुल्क है। 15 मिनट के लिए दोस्तों थोड़ा अगर कोई आपको थोड़ा एक आध पेज देखना है तो दोस्तों उसके लिए जो है 5 रुपये आपको जो शुल्क है वो देना होगा। तो दोस्तों ये जो है जो शुल्क की जहाँ तक दोस्तों बात है, ये अब नियमावली पर इस पर दोस्तों सवाल अक्सर ये उठते हैं कि इसमें जो है RTA एक्ट से जाकर थोड़ा भिन्न चीज़ों को बताया गया है, जो कि दोस्तों RTA अधिनियम में ऐसा नहीं है। अब दोस्तों ये नियमावली चूंकि उत्तर प्रदेश में चल रही है, प्रचलन में है, अब ये जैसा मैंने आपको पहले बताया दोस्तों वीडियो में कि ये विषय थोड़ा बाहर का हो जाता है कि भाई अभी नियमावली कितनी सही है, इसकी लीगल ऑथेंटिसिटी कितनी सही है या गलत है, क्या है।
ये विषय दोस्तों सरकार इसको देखे या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन है, मुख्य सूचना आयुक्त, वो इस चीज़ को देखे। लेकिन जो आवेदन करता है दोस्तों, उसको दिक्कत ये आती है कि अगर वो इस नियमावली के अनुसार ना चले तो उसका आवेदन खारिज हो जाता है। और आरटीआई एक्ट को दोस्तों स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लखनऊ में कम महत्व दिया जाता है, इस नियमावली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है दोस्तों। इस नियमावली के कुछ एक प्रावधान दोस्तों ऐसे हैं जिनको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन बता करके आपका जो आरटीआई आवेदन है, जो अपील है आपकी सेकंड, उसको खारिज करते हैं। यद्यपि इस नियमावली में भी दोस्तों स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी भी अपील का यदि निस्तारण किया जाएगा, किसी भी शिकायत का निस्तारण किया जाएगा, तो उस अपील का जो निस्तारण है वो नियमावली के प्रावधान 7 सेक्शन 7, 8 और 9 के मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। मतलब दोस्तों इसका साफ है कि यदि अपील को डिसाइड किया जा रहा है तो धारा 7 का ध्यान रखा जाएगा, धारा 8 का ध्यान रखा जाएगा। ये ध्यान रखा जाएगा कि वे धारा 8 में कौन सा सब सेक्शन लागू है कि वे सूचना नहीं दी जा सकती, और धारा 9 का जोन सा दोस्तों आपने देखा होगा कि धारा 4(1) जैप है, कुछ इस तरह का लिखते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, वो बिल्कुल दोस्तों गलत है और दोस्तों असंवैधानिक है। ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन ये लिखते हैं। तो ये दोस्तों एक सिस्टम की नाकामी है, या फिर आप इसको जो भी समझे, तो ये दोस्तों एक बड़े स्तर का मामला है। लेकिन साथियों, जो सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता है, जो सक्रिय आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनको भी इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। जहां देखिए गलत हो रहा है, गलत आपको लग रहा है, तो आप उसको तुरंत जो है टोकिए। यदि सामने चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन में बैठे हैं दोस्तों, तो आप एक एज ए नागरिक होने के नाते आप उनको कहिए कि सर आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जिस चीज़ का उल्लेख आरटीआई अधिनियम में नहीं है, आरटीआई नियमावली में नहीं है, आप उसका उल्लेख अपने मन से नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि साथियों, कानून का यदि सम्यक रूप से पालन नहीं होता है दोस्तों, कानून का अगर विधि के अनुसार पालन नहीं होता है, तो दोस्तों पूरी कार्रवाई बिल्कुल गलत होती है। और दोस्तों इस तरह यदि कार्रवाई की जाती है तो दोस्तों वहां आईपीसी और सीआरपीसी आकर खड़ी हो जाती है। कोई भी दोस्तों लोक सेवक यदि विधि के विरुद्ध जाकर काम करता है तो उस लोक सेवक के विरुद्ध जो है दोस्तों गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है, और दोस्तों तमाम लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज एफआईआर होती है दोस्तों आईपीसी के जो सेक्शन है 166A, 166 जो ये धाराएं हैं, ये दोस्तों स्पष्ट ये प्रावधान करती है कि कोई भी लोक सेवक यदि कानून के अनुरूप कार्य नहीं करता है, कानून से इतर जाकर काम करता है, यानी से कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करता है, तो दोस्तों उस लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई होगी दोस्तों। और कार्रवाई दोस्तों होनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम एक लोकतांत्रिक कंट्री में रहते हैं और दोस्तों भारत एक संविधान से चलने वाला देश है, अब ऐसी परिस्थिति में यदि दोस्तों कोई भी लोक सेवक हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, वो यदि कानून का उल्लंघन करता है दोस्तों, तो सबसे बड़ा अपराध तो दोस्तों वही माना जाएगा। क्योंकि उस लोक सेवक के कंधों पर दोस्तों ये भार होता है कि वो अपने एरिया में पब्लिक को डील करे, पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनका विधिवत तरीके से समाधान करे, पब्लिक को समझाए, उनके पब्लिक के जो है अच्छा संदेश जाए पब्लिक के बीच में। उस लोक सेवक का कर्तव्य दोस्तों ये होता है। लेकिन जब एक लोक सेवक दोस्तों विधि के विरुद्ध काम करता है जाकर, तो पब्लिक का उस लोक सेवक पर दोस्तों क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी जो मानसिकता है दोस्तों, वो बड़ा उसका असर गलत जाएगा कि भाई ये पब्लिक भी ये सोचेगी कि यार एक लोक सेवक होते हुए ये इस तरह कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें बड़े स्तर पर सोचने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने आपसे कहा दोस्तों, यदि कोई भी लोक सेवक गलत करता है तो आप उसको टोकिए और उसको कहिए। अगर हो सकता है तो दोस्तों उसके सीनियर अथॉरिटी जो है उनको लिखिए कि साहब इन लोगों ने ऐसे ऐसे गलत किया है और जो है एक्ट के विरुद्ध जाकर इन्होंने काम किया है। दोस्तों इस उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 पर हम लोगों की जो चर्चा है वो लगातार चलती रहेगी, और मैं आपसे फिर मिलता हूँ साथियों किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को दोस्तों आप हमारे कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। साथियों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ, तो दोस्तों मैं इसका पालन कर रहा हूँ। तो जल्दी मुलाकात होगी साथियों। दादा नमस्कार।